नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्न आप ध्यान से देखिए और कमेंट में इसका आंसर भी बताइए। लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर भी बताइएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो जैव अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, पहले आप इसे जान लीजिए, उसके बाद आप आंसर बताइए। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जैव अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं उन्हें हम जैव अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, क्या प्लास्टिक आसानी से नष्ट हो जाता है, पॉलीथीन नष्ट हो जाता है, शीशा नष्ट हो जाता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है और आपको इसमें जैव अपघट्य पदार्थ बताना था। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह क्या होगा, आप लोग बताइए। तो डी ऑप्शन, मेरी तरफ से डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा ये तीनों जैव अपघट्य नहीं है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम। तो देखिए दोस्तों, जो डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो इस तरह से आपका आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। इसमें आपको बताना है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1973 में की थी। क्यों की थी? इन्होंने वृक्षों के काटने के विरोध में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। कहां से की थी अगर ये पूछेगा तो आप उत्तराखंड से बताइएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि यह आंदोलन किस लिए, किसका समर्थन करता है, तो आप बताएंगे वन संरक्षण का समर्थन करता है। तो इस तरह से आपका सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 2011, 1970, 1973, 2007। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जो टाइगर हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था कि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की थी? 1 अप्रैल 1973 को की थी। क्यों की थी? टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी, आप लोग ये भी जानते रहिए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या होगा? 1973 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आप लोग देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है 0.65% ही जल पीने योग्य है। क्यों है? क्योंकि जल की जो अधिकांश मात्रा है समुद्र के क्षारकता के कारण वह पीने योग्य नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन अब देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 0.65% लगाएंगे। नेक्स्ट है, BOD 5 क्या है, मतलब बोर्ड 5 क्या है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से आपका क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है जल और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, आपको ये बताना है। यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन है आपका इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन। चौथा विकल्प आपका है दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे, लंदन धूम्र पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ग्रीष्मकाल में या फिर ग्रीष्मकाल में दिन में या ग्रीष्मकाल में सुबह के समय या शीतकाल के दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय। तो पहले लंदन ध्रुव आप समझ लीजिए कि ये लंदन ध्रुव क्या है, तो उसके बाद आप जो है इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो शीतकाल होता है, शीतकाल का समय होता है
उस मौसम में आप देखेंगे सुबह जो है कोहरे जैसा जो दिखता है, वो या कोहरे जैसा दिखने वाला जो वायु होता, प्रदूषण होता है, वह जो है उसे हम लंदन ध्रुव कहते हैं। शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाले वायु प्रदूषण को हम लंदन ध्रुव के नाम से जानते हैं। देखिए इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी ये प्रदूषण की, ये जो है लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए जो है इसका सांकेतिक रूप से इसका नाम लंदन धूम्र रख दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीतकाल में सुबह के समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हम ध्रुवीय बवंडर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे ध्रुवीय बवंडर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है? आपको बताना है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। देखिए दोस्तों भोपाल गैस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कब हुई थी? तो ये 1984 में घटित हुई थी। और अगर बात करें कि किस कंपनी में, तो पेस्टिसाइड कंपनी नाम था उसका। और किस गैस के रिसाव के कारण? तो एमआईसी गैस थी। एमआईसी का मतलब मेथिल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण यह दुर्घटना हुई थी। यह जो है गैस जो होती है यह बहुत ही हानिकारक और विषैली गैस होती है। तो आपका इसमें मेथिल आइसोसाइनाइड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों जो टेक्सटाइल कंपनियां होती हैं उसमें जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उन मजदूरों के फेफड़ों में रुई के जो छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, उसे ही हम जो है श्वेत फेफड़ा कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका टेक्सटाइल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? आपको यह बताना है। विकल्प नीचे है, CO, NO, O2 या CO2। तो इसमें आप देखेंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसे हम CO बोलते हैं, CO जो गैस है ये जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से आपका इसमें CO ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? आपको ये बताना है। 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 या 8 अगस्त 1945। तो इसमें पहली परमाणु दुर्घटना आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इतिहास की जो पहली परमाणु दुर्घटना थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और समय था 6 अगस्त 1945। कहाँ पे इसकी बात करें तो 6 अगस्त 1945। और बात करें तो अमेरिका ने जो है जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सी ऑप्शन आपका सही है, 6 अगस्त 1945। आप लोग ध्यान से प्रश्न को देखते जाइए, थोड़ा डिटेल भी इसको समझते जाइए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण के। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004 में, 1994, 1984। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1994 में आदेश दिया था जो है ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित, वह कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। आपको इसमें बताना है। तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों जो शांत घाटी है यह दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और यह स्थल जो है विविधता का प्रमुख स्थल माना जाता है, या कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक है, इसे ही राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? केरल वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों देखिए कणिकीय जो प्रदूषण होता है इसे समाप्त करने के लिए आपका ग्रेविटिंग स्टेलिंग चेंबर और साइक्लो कलेक्टर और फैब्रिक फिल्टर स्क्रेबर आदि मशीनों मतलब सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है, तीनों का। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर प्रयोग, या बी और सी दोनों। तो दोस्तों देखिए इसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकरों को बजाना तथा जनसभाओं को तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। तो आपका इसमें आंसर मिल गया है, बी और सी इसमें आपका दोनों सही है। नेक्स्ट है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए
IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है, आपको उसका नाम बताना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। स्वेट डाटा बुक, रेड डाटा बुक, लेन डाटा बुक। तो आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है कि, और ऑप्शन आपका इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, पौधों और जंतुओं की जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए कौन प्रदर्शित करता है? IUCN करता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह क्या करता है? यह रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। किसका प्रकाशन करता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक जो है इसका जो शुरुआत हुआ था ये 1964 में किया गया था। तो इसमें आपका रेड डाटा बुक ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर या जोधपुर के राजा? तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्बेश्वर द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 15वीं शताब्दी में की गई थी। और कहाँ की गई थी? ये राजस्थान में की गई थी। और इन्हें जो है गुरु जम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, गुरु जम्बेश्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? उस गैस का नाम आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इसकी मात्रा बढ़ जाने पर ही पौधे के जो श्वसन क्रिया होती है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम इसका यह होता है दोस्तों कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह सिकुड़ कर गिरने लगती हैं और इसमें पौधों का जो विकास होता है वो पूरी तरह से बाधित हो जाता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन इसमें राइट है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, आपको बताना है। कैंसर, आंखों से पानी का गिरना, DNA विखंडन या उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जो रेडियो सक्रिय युक्त जल होता है उसको अगर आप पीते हैं तो उससे मानव शरीर के कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। आप जो है संक्रमित हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, आंखों से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, DNA विखंडन, आनुवंशिक लक्षणों में, इन सब में जो है परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण आपको बताना है कि किस कारण से महासागरों में जल की वृद्धि हो रही है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। तो इस थोड़ा सा इसमें देख लीजिए थोड़ा डिटेल में। वैश्विक ऊष्मन जो होता है इसके प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ जाता है दोस्तों। और इसके कारण जो है तापमान के बढ़ने से जो है पहाड़ों और ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ होते हैं वह पिघलने लगते हैं। और जब ये पिघलने लगते हैं तो जो है जो पिघले हुए बर्फ होते हैं यह इसका जो जल होता है यह जो है महासागरों में जाके मिल जाता है। इसी कारण जो है महासागरों का जल स्तर जो होता है वह बढ़ जाता है। तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना आपका इसमें सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, आपको ये इसमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले पहचाना गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? तो वैश्विक तापन के लिए कौन जिम्मेदार है आपको इसमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3, H2SO4, CH3, COOH या A और B दोनों? अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो A और B दोनों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, A और B, HNO3, H2SO4 दोनों ऑप्शन इसमें सही है। देखिए दोस्तों, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसकी अधिकता के कारण कभी कभी वर्षा के जल के साथ सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के कारण H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसका निर्माण हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे जल में अम्लता आ जाती है और इसे ही हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसमें H2SO4 और HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं दोनों इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 200 DU। DU का मतलब क्या होता है आप लोग इसमें देखिए, DU का मतलब होता है कि डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट होता है। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? तो WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना या उपरोक्त सभी? तो इसमें आप देखिए
इसमें देखिए दोस्तों जो WWF है, जिसे हम वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, ये एक संस्था है। ये भारत में जो है विश्व स्तर पर एनजीओ के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25? तो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है कौन सा अनुच्छेद? तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद जो 15 है, ये सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बिना विभेद किए, मतलब कि बिना भेदभाव के समान समानता का अवसर प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। 10% नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया आपको ये बताना है। तो 10% नियम ये लिंडमान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमान द्वारा दिया गया था। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो गया। और अगर सन की बात करें कब दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। ठीक है, अब बात किया जाए यह किससे संबंधित है, तो यह जो है ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों 1969 में स्थापित किया गया। दूसरा विकल्प आप देखिए, बी वाला ऑप्शन, यह जो है 1969 में स्थापित किया गया। इस तरह से 30 प्रश्न दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया। अगर आपने पूरा सॉल्व किया तो अपना स्कोर भी बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद देखने के लिए।